चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में बेटे मैं आप सब लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, बेटा इस टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आप सब लोगों को बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेस होता है बेटे फिनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बेस है उसमें एक कैश इनफ्लो होगा और एक कैश आउटफ्लो होगा। हमने डिस्कस किया कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज में जाकर हम लोग काम करते हैं। नंबर वन हमारे पास एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग, नंबर टू इन्वेस्टिंग और नंबर थ्री फिनेंशियल एक्टिविटीज में जाकर के हम लोग काम करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखिएगा, बेसिकली अगर हम लोग बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें मैंने आपको बताया कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कहां कहां होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग और फिनेंशियल, तीनों एक्टिविटी के बारे में बेसिक मैंने आपको बताया था। इतना काम करने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो बेस था वो हमने कल डिस्कस किया। मैंने आपको ये बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का बेस क्या था। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने कल आपको बताया था, जिसमें हमने नेट प्रॉफिट को बेस बनाया। नेट प्रॉफिट को बेस बनाने के बाद उसमें मैंने आपको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आने वाली नॉन कैश आइटम्स को ऐड करवा दिया, जिसमें डेप्रिसिएशन था, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ था, फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ था, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और एनी टाइप ऑफ प्रोविजन। जो ये सब पॉइंट थे, ये सब बेटे हमारे P&L की डेबिट में आते हैं, लेकिन ये सब कैश में पेड नहीं होते हैं, तो इनको हमने वापस से क्या कर दिया बेटे, ऐड। फिर आगे आप क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम पर P&L की क्रेडिट में डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये P&L की क्रेडिट की इनकम है, जो कि बिजनेस इनकम नहीं है बट P&L की क्रेडिट में थी। तो इसको हमने यहां से माइनस कर दिया और ये इनकम जिस एक्टिविटी में है उस एक्टिविटी में जाके मैं ऐड भी करूंगा। इतना काम करने से मेरे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई। फिर मैं इसमें ऐड करता हूं डिक्रीज इन करंट एसेट, इसी में मैं ऐड करता हूं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये तो होंगे ऐड, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हम लोग करेंगे लेस। इन सब के बाद लास्ट में हमारे पास होता है जी इनकम टैक्स पेड। अगर हमने करंट ईयर में इनकम टैक्स पेड किया वो भी हमारा लेस होगा, और इन सबको ऐड लेस करने के बाद यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी उसे हम लोग नाम देने वाले हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर हम लोग उसके बाद आगे की बात करें, चलिए इसी फॉर्मेट को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी फॉर्मेट को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, और बी पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्रॉम, बी पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बी पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटे अगर मैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को करता हूं कैलकुलेट, तो बेटे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होगा, सुनो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब ये देखो, बेस्ड ऑन नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। जो आपकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो आपका डिपेंड करेगा बेटा नॉन करंट एसेट पर और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर। तो नॉन करंट एसेट के रिलेटेड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आपको क्या लगता है पैसे कहां से आएंगे और कहां जाएंगे, वही इनफ्लो आउटफ्लो मेरे को बताना है। तो अगर मैं बताऊं, देखिएगा, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, लिखो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी आएगा,
और सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट और सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये आएगा। इसके बाद परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस होगा, और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी माइनस होगा। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये माइनस होगा। इसके अलावा ये तो सेल और परचेज करके इनफ्लो या आउटफ्लो आ गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेटा, जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिविडेंड आपको अगर रिसीव होगा, और जो रेंट रिसीव होगा, ये जो रिसीव होंगे ना बेटा, ऊपर अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनको मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान करके लेस किया था। ये मान लिया था कि ये वो इनकम है जो बिजनेस इनकम नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो मैंने इनको माइनस कर दिया था। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं थे, तो एक कौन सी एक्टिविटी का पार्ट थे? इन्वेस्टिंग। तो ऑपरेटिंग में से तो मैंने क्या कर दिया? लेस। और इन्वेस्टिंग में जाके मैंने क्या कर दिया बेटे? ऐड। इन सब बातों को लेकर के हमारे पास जो आएगा उसे हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये दूसरी एक्टिविटी का रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास सी पार्ट आएगा बेटा, हमारे पास सी पार्ट आएगा। सी पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग लिखेंगे कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज। सी पार्ट जो होगा उसे हम लोग नाम देंगे कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज। फिनेंशियल एक्टिविटीज जो है वो किस पर बेस करता है बेटा? फिनेंशियल एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म लोन यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड, इन दो बातों पर बेस करता है। मतलब देखो, अगर मैं सही बात बताऊं ना तो मैं यही लिख रहा हूं। ये देखो, ये ऊपर मैंने जब आपको स्टार्टिंग फॉर्मेट बनवाया, स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्मेट बनवाया, फॉर्मेट बनवाने से पहले मैंने तीनों एक्टिविटी का डाटा लिखा था। ऑपरेटिंग का तो डायरेक्ट का लिखा था, बट इन्वेस्टिंग में मैंने क्या बताया था? पैसे कहां से आ सकते थे? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आ सकते थे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आ सकते थे, इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट से आ सकते थे, और पेड परचेज करने पर पैसे जा सकते थे। यही तो लिखा मैंने, हाँ या ना? और फिनेंशियल में भी मैं ऐसा ही करूंगा कि पैसे आए कहां से और गए कहां। तो ये देखो, आए कहां कहां से है? शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन लेकर के, और इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इनसे तो पैसे आ सकते हैं। और जाएंगे कहां? पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन,
पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब यहां आप पैसा खर्च करोगे तो पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां, वो हमें देखना है। तो अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो ये लीजिए, कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करके जो पैसा आएगा वो लेना है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करके जो पैसा आएगा वो लेना है। रेजिंग ऑफ लोन, लोन ले सकते हो, है ना। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैंने ऊपर लिखवा दिया ना, मैं उन्हीं को लिख रहा हूं। ये वो सोर्स हैं जहां से मेरा पैसा आ सकता है। फिनेंशियल एक्टिविटी में यहां से तो भाई पैसा आ सकता है। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? यहां से तो पैसा आ सकता है, बताइए। यहां से तो अमाउंट आएगा और पेमेंट जाएगा कहां, तो हम लोग लिखेंगे पेमेंट जाएगा कहां, अगर आप रिडम्पशन करोगे। लिखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या तो पेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अलावा पेमेंट ऑफ लोन, या तो आप पेड करोगे इंटरेस्ट पेड, या तो डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड या तो डिविडेंड पेड, ये सब आएगा। तो कहां से अमाउंट आएगा और कहां अमाउंट हमें पे करना है, ये सब बातें हमें देख करके चलना है बेटा। तो इन सबको मिलाकर के कर चलेंगे फिनेंशियल एक्टिविटीज। तो ये थर्ड एक्टिविटी जो मेरे पास आएगी, इसका नाम है फिनेंशियल एक्टिविटी। ये जो थर्ड एक्टिविटी मेरे पास आएगी बेटे, इसका नाम है फिनेंशियल एक्टिविटी। नेट कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज। तो तीन तरह की जो एक्टिविटीज हैं ये मेरे पास आएंगी बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिनेंशियल एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज के अपने अपने रिजल्ट आएंगे और तीनों एक्टिविटीज का जो रिजल्ट आएगा उसको नेट कैश इनफ्लो, ओब्लिक आउटफ्लो, ये हम लोग लेकर चलेंगे। नेट कैश इनफ्लो, ओब्लिक आउटफ्लो, ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश और बैंक बैलेंस, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो जब तीनों एक्टिविटी से आने वाला जो कैश होगा, तीनों एक्टिविटी का जो रिजल्ट होगा तो हम लोग लेंगे लेंगे। उसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग प्लस करेंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग प्लस करेंगे। तो ऐसा करने से वो हमारे पास क्लोजिंग कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए।
वो क्लोजिंग कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से हम ये वैल्यू निकालें, मतलब पहले हम 3 एक्टिविटी निकालेंगे, तीनों एक्टिविटी का जो रिजल्ट आएगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। उसमें बेटे ओपनिंग कैश प्लस बैंक बैलेंस को हम ऐड कर देंगे, सही है। ऊपर तीनों एक्टिविटी में कैश और बैंक बैलेंस को आपने ट्रीट नहीं किया है, वो छोड़ के बाकी सबका किया है। लास्ट में हमें ये चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये ओके है या गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आपका कैलकुलेट होकर के आएगा उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएगा। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है? बोलिए, समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इतना काम करने के बाद बेटे अगर मैं आपसे बात करूं इससे आगे, तो बेटे इसको डील करने के बाद देखो मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको करने के लिए दिया था, और जो 1 से लेकर 5 तक आपने किया है वो बेटा उसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर जस्ट पॉइंट्स हैं। और आपको ये पूछा गया एक पॉइंट दे करके कि आपको ये बताना है ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है या तो फाइनेंशियल का पार्ट है। आपको सिर्फ इतना बताना था। अब मैं आपको जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 से स्टार्ट करवाऊंगा, इसमें मैं आपको ना 1 या 2 क्वेश्चन आज करवा रहा हूं प्रैक्टिस, और हमें अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। तो अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 का डाटा आप लोगों के साथ चेक करता हूं, आप लोगों के न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 का डाटा चेक करता हूं न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता दूं कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं बेटा, मैंने कल की क्लास जो की थी और जो आज अभी तक मैंने क्लास की है, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आपको बता दिया। अभी मैं उसी फॉर्मेट को यूज करके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो करवाने स्टार्ट करूंगा। जैसे 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 हम प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे तो ये बात आप मानकर चलना कैश फ्लो के ऊपर आपका होल्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊं तो मैं इसमें नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा लूंगा ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे लेवल पर समझ में आए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 1-to-1 ट्रांजैक्शन मैं डील करके चलूंगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सब क्वेश्चन को बड़ा तसल्ली से आप लोगों के साथ में डील करके चलूं। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा गया कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। हमें कुछ बैलेंस दिए गए। सबसे पहले तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बैलेंस दिए गए। डेटर्स है, बीआर है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, और इसके अलावा हमारे पास जो है इनकम रिसीव इन एडवांस। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। चलिए, तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था, आप मेरी बात को समझिएगा बेटे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करवाया। क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बैलेंस गिवन है, और आप नीचे देखो जहां बैलेंस गिवन है उसके नीचे हमें लिखा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल ₹1 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है। अब पता क्या है, आप मेरी बात को सुनना जरा, ये देखो जरा, अब क्या मैं आपको बताता हूं, ये देखो आप
यहां से अगर मैं इसको स्टार्ट करूं, ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग बेस बनाते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट हम लोग बेस बनाते हैं। इसमें ऐड कर देंगे नॉन कैश आइटम, ये हम ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपको पता है यहां से जो ये सब ऐड लेस करके यहां से जो बचा उसे हम लोग नाम दे देने वाले हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें ऐड हमने किया डिक्रीज इन करंट एसेट, ऐड हमने किया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस हमने किया इंक्रीज इन करंट एसेट, लेस हमने किया डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और इन सबके बाद सबसे लास्ट में हमने लेस किया इनकम टैक्स पेड। अगर इन सब बातों को मैं माइनस करूं तो ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास आ गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लेकर चलूं तो जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं, अब मेरी बात को सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको डील करना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमें सबसे पहले इसको डील करना है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैं क्या करूंगा, आप मेरी बात को एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझो। इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, जितनी एडजस्टमेंट टाइप चीजें वो तो इस कॉलम में रखते हैं और जो नेट अमाउंट होगा वो सेकंड कॉलम में रखते हैं। जैसे इसने हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट दे दिया बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, इसको तो आप रख लो यहां, इसको तो आप रख लो यहां। ऐड, ऐड इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें ऐड आपको कर लेना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें ऐड आपको करना है डिक्रीज इन करंट एसेट, जैसा कि मैंने कल फॉर्मेट में आपको लिखवाया था। ऐड होना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। 2 इयर्स के डाटा दिए होंगे, मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की पोजीशन देखूंगा। करंट एसेट में डिक्रीज होगा, ऐड कर दो। करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होगा, ये भी ऐड कर दो। लेस करेंगे इनका रिवर्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, इनको हम लोग लेस कर देंगे। सही बात है। अब एक एक करके हम पोजीशन देखते हैं। इन्होंने ना ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया, अभी तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो एडजस्टमेंट्स और भी आएंगी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाली सब आएंगी। अभी आप मेरी बात सुनो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है बताओ जरा। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हमारे पास गिवन है एसेट्स के नाम पर डेटर्स। डेटर्स हमारे 80 से 60 हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं डेटर। डेटर 80 से 60 हो गए, 20,000 के डिक्रीज हो गए, ऐड कर दो। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, बी आर 7,000 से 10,000 हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो बी आर 3,000 का ऐड कर दो। क्रेडिटर्स 50 से 55 हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिटर्स 5,000 के इंक्रीज हो रहे हैं, ये लो। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल
8,000 और 6,000, 8,000 से 6,000 2,000 के डिक्रीज हो रहे हैं। बिल्स पेबल 2,000 डिक्रीज है, ये लो माइनस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000 से 1,500 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 1,000 से 1,500, 500 इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड। प्रीपेड एक्सपेंस 1,800 से 1,600 हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पर 200, ये माइनस, प्लस एक्रूड इनकम 800 से 900, इंक्रीज इन करंट एसेट। एक्रूड इनकम 100 रुपीज ऐड, लेस, इंक्रीज है तो लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट। और इनकम रिसीव इन एडवांस करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रहा है। इनकम रिसीव इन एडवांस 700 डिक्रीज हो रहा है, ये भी लेस। इन सब बातों को एडलेस करने के बाद बेटे, इन सब बातों को एडलेस करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगी 1 लाख प्लस 20 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 500 माइनस 2,000 माइनस 700 माइनस 3,000 माइनस 100, तो ये सब बातें आ गई 1,19,900। इसे हम लोग निकालेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे हम लोग नाम देंगे बेटे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे हम लोग नाम देंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? थोड़ा और सिस्टमेटिक पढ़ेंगे ना तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इससे आपको डेफिनेटली और बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी जो स्टार्टिंग लेवल के 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ही बात करेंगे। तो एक बात देखिए आप, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं तो इसमें भी हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। इसमें हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये हमें बनाना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये हमें बनाना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें बनाना है, लेकिन इसमें हमें पूरा डिटेल दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपए और लिखा गया आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। पहले मेरी बात सुन लो, जल्दीबाजी नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर उसके अंदर डाटा फिल करवाऊंगा, फिर आंसर निकालेंगे। तो देखो आप क्या लिखा गया, एक्स ने 5 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। क्या? नंबर 1, गुडविल इन्होंने राइट ऑफ किया 5,000, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 7,500। कुछ ऐसे आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कुछ ऐसी इनकम भी है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और फिर इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें 4 करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बताई है।
मैं क्या करूंगा, ये लो ऐड। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा नॉन कैश आइटम। मैं ऐड करूंगा नॉन कैश आइटम। मैं लेस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये मैं लेस करूंगा। ऐड। डिक्रीज इन करंट एसेट, ऐड। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, ये लेस करेंगे। आप ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप मेरी बात को समझो। मैंने आपको ये सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आपको बनाना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसी बच्चे को समझ में आ सकता है जिसने मेरे साथ फॉर्मेट को पहले पढ़ा है। क्लास नंबर 2 में मैंने फॉर्मेट पढ़ाया, आज क्लास नंबर 3 है। अगर आपने क्लास नंबर 2 को अच्छे से नहीं समझा, ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। अगर आपने क्लास नंबर 2 को बढ़िया से समझा, ये देखो क्लास नंबर 2 में मैंने आप लोगों को ये फॉर्मेट बनवाया था। ये देखो यहां से मैंने आपको ये बताया था क्लास नंबर 2 में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, सेकंड पार्ट होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, थर्ड पार्ट होता है कैश फ्रॉम फिनेंशियल। अब जो पहला पार्ट है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, उसमें हमें बेस बनाना होता है नेट प्रॉफिट को। उसमें ऐड हम करते हैं नॉन कैश आइटम, जितनी भी आपकी नॉन कैश आइटम है वो ऐड करते हैं। लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है सर मेरे को फॉर्मेट क्लियर नहीं है, तो पहले आपको क्लास नंबर 2 करनी होगी, उससे फिर ये टॉपिक हो पाएगा। ठीक बात है। उसके बाद जब ये इन नॉन कैश आइटम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड लेस कर देंगे, तो आपके पास बचेगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इतना काम करने के बाद हम उसके ऊपर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट भी निकालेंगे। तो मैंने देखा डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये भी ऐड होगा, और इनका रिवर्स इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये लेस हो जाएगा, और लास्ट में इनकम टैक्स पेड वो भी लेस हो जाएगा। तो इन सब बातों को ऐड लेस करके यहां से जो बनेगा उसे हम लोग नाम दे देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। उसे हम लोग नाम दे देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ये हम करने वाले हैं। तो भाई अगर मैं इन सब बातों को बेस बनाकर चलूं तो ये देखिएगा, आज की जो क्लास है इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं करवा रहा था, तो मैंने नेट प्रॉफिट बना लिया बेस। मैं कुछ नॉन कैश आइटम तो ऐड कर दूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई होगी तो मैं लेस कर दूंगा, और उसके बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी की जो पोजीशन है उनको भी मैं ऐड लेस कर दूंगा। अब सब लोग जो मेरे साथ आज थर्ड क्लास कर रहे हैं वो ये लोग बताओ ये फॉर्मेट में मैं क्या फिल करने वाला हूं, ये समझ में आ रहा है क्या? मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक एक फिगर को मैं जहां ऐड लेस जहां भी होना है वो करूंगा, बट ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मेट क्या है? सब लोग पहले मेरे को ये बताओ, फिर आगे की बात करता हूं। बताइए ये फॉर्मेट आपको क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, फिर आगे की बात करूंगा।
अगर अब मैं अगर क्वेश्चन को डील करूं, नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए वो मैंने ले लिया। पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट में आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। पॉइंट नंबर 1, गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कहां आता है? P&L की डेबिट में आता है, नॉन कैश आइटम होता है। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस कर रखा था, इसीलिए गुडविल रिटर्न ऑफ को वापस से ऐड करना होता है। गुडविल रिटर्न ऑफ वापस से ऐड करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ का अमाउंट है 5000, ये लीजिए, इसको वापस से ऐड कर दो। उसके बाद हमें लिखा गया डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पर अगर हमने डेप्रीशिएशन लगाया तो वो भी आपके P&L की डेबिट में आ रखा था, नॉन कैश आइटम है, वापस से ऐड कर देंगे। 50,000 ये लो, ये वापस से ऐड हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी नॉन कैश आइटम है, P&L की डेबिट में आ रखा था। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर आपको जो लॉस हुआ था बेटा, ये अमाउंट था 20,000, ये वापस से हमने ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पॉइंट नंबर 4 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी P&L की डेबिट में आता है और ये भी नॉन कैश आइटम है, वापस से ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी वापस से ऐड कर दो। फिर ये कहता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बेचने पर आपको गेन हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटे फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर जो गेन हुआ था P&L की क्रेडिट में है, लेकिन वो बिजनेस इनकम नहीं है, उसको लेस कर देंगे, उसको हम लोग लेस कर देंगे। ये काम हमने कर दिया। आ जाओ इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 4 बातें देखनी है। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट, ये 4 बातें एडलेस होंगी। अगर मैं इसका पॉइंट नंबर 1 देखूं, ट्रेड रिसीवेबल, बेटा जो डाटा गिवन है ना आपको, वो 2019 का पहले 18 का बाद में, चेक करो, रिवर्स दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल ये पढ़ा जाएगा कि ये 52 से 78 हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल 52 से 78 हुए हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल अगर 52 से 78 हुए हैं तो क्या करोगे बोलो? ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट है उसका क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इन करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल आपके 26,000 के इंक्रीज हुए हैं, ऐड करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस 3,000 से 2,000 के हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हुए, डिक्रीज प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 डिक्रीज हुआ, ऐड कर दो। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का जो अमाउंट है 51 से 40 हो गया, 51 से 40, ट्रेड पेबल 11,000, ट्रेड पेबल 11,000 का अमाउंट है, तो ट्रेड पेबल का जो अमाउंट है 11,000 जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहा है हमारे पास 11,000, ये आ जाएगा। और एक्सपेंस पेबल मैंने गलत कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैं वापस से देख रहा हूं, मैंने ना सीधा पढ़ लिया जबकि वो रिवर्स है। और मैं पिछला पॉइंट भी देख रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंस भी 2,000 से 3,000 था, मैंने गलत पढ़ दिया, उल्टा पढ़ दिया। एक बार जरा बुक में वापस से चेक करना, मैं वापस से देख लेता हूं।
ट्रेड रिसीवेबल ठीक थे, प्रीपेड एक्सपेंस 2000 से 3000 हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस अगर 2000 से 3000 हो रहा है दैट मींस इंक्रीज, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक कर रहा हूं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस 2000 से 3000 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेस हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस लेस हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, मैंने गलत पढ़ लिया था। ट्रेड पेबल 40 से 51 इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड पेबल्स 40 से 51 इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड कर दो। एक्सपेंस पेबल 34 से 20 हो गए, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंस पेबल 14,000 के आपके डिक्रीज हो रहे हैं, लेस कर दो। और इन सब बातों को एडलेस करने के बाद यहां से जो वैल्यू आएगी, देखिए ये वैल्यू आएगी 5 लाख, 5,000, 50,000, 20,000, 10,000, माइनस करो 7,500, ऐड करो 11,000, लेस करो 14, लेस करो 26 और लेस करो 1,000। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है 5,47,500 ये आ गई, जिसे हम लोग नाम दे देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। आपका आंसर बचेगा 547,500, ये आपका आंसर बचेगा। मैं फिर से आपको बता दूं बेटे, मैंने नेट प्रॉफिट को बेस बना लिया, नेट प्रॉफिट अमाउंट है 5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये सब आइटम, ऐड करेंगे गुडविल, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऐड करेंगे प्रोविजन, लेस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसके अलावा आप ये देखिएगा ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल और ये जो भी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज की पोजीशन है वो हमने एडलेस कर दी। इससे हमारे पास ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास आ गया। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, बताएं। ठीक बात है ना, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे। इसके बाद मैं आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 8 दे रहा हूं जो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 दे रहा हूं जो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, और इलस्ट्रेशन नंबर 10 दे रहा हूं। बस आपको इतना काम आज कर लेना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इतनी वर्किंग आपकी होमवर्क में है, अप टू 10 इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें। ये आपका होमवर्क है और बड़ा आसानी से हो जाएगा अगर आपको फॉर्मेट पता है। जब ये क्वेश्चंस आप करना स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले फॉर्मेट को रीडिंग करें, फॉर्मेट पढ़ने के बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को करिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक बात है बेटे, इतनी वर्किंग करके आओ, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बढ़िया लेवल पर। थैंक यू सो मच, बाय।